हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट 4 पढ़ेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में यहाँ इसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कौन कौन से कंडीशन होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के, और सिस ट्रांस जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, और एक जेड और ई आइसोमेरिज्म होता है। तो हम लोग इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो देखिए, उससे पहले थोड़ा सा जो छूटा हुआ था, एक टर्म यूज होता है एरिथ्रियो एंड थ्रियो। एरिथ्रियो और थ्रियो के लिए देखिए, ये इस प्रकार का आपको एक जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जैसे एक कार्बन है, देखिए ये कार्बन है, ए बी लगा है, इधर आर डैश लगा है, फिर एक कार्बन से जुड़ा है तो इसमें बी डी लगा है, ये आर डबल डैश है। दो कार्बन होने चाहिए जो कि कायरल होंगे, और कायरल में दोनों दोनों कार्बन जो आप देख रहे हैं, ये एक और दो कार्बन, इन दोनों कार्बन में कम से कम एक ग्रुप या एटम कॉमन होना चाहिए। तो ये इस प्रकार का जो थ्रियो और एर्थियो नॉमेनक्लेचर देखते हैं, वो इस प्रकार का आपका ये फार्मूला होना चाहिए, मतलब। और इसमें देखिए, दो कार्बन में दोनों कार्बन में एक ग्रुप एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए। जो 6 सब्स्टिट्यूएंट टोटल है, देखिए ए बी आर डैश ये 3, बी डी आर डबल डैश 3, 3 3 6, तो 6 में दो सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए एरिथ्रियो और थ्रियो सिस्टम के लिए। तो अगर वो जो दो कॉमन हैं, अगर वो एक ही साइड में हैं तो उसको हम एरिथ्रियो बोलते हैं। अगर वो अलग अलग साइड में है तो उसे हम थ्रियो फॉर्म बोलते हैं। तो एरिथ्रियो और थ्रियो क्या है, ये आप फिर से देख लीजिए। तो ये इस प्रकार का नामिनक्लेचर ओनली फॉर टू एडजेसेंट कायरल कार्बन, मतलब दो एडजेसेंट कायरल कार्बन हों, इन पे जो तीनों लगे हैं वो डिफरेंट हो, लेकिन दोनों में कम से कम एक जो एटम एयर ग्रुप कॉमन हो, तो उसमें हम एरिथ्रियो थ्रियो बता सकते हैं। तो एरिथ्रियो में आप देख सकते हैं कि अगर दो जो कॉमन यहाँ पे बी भी, अब कोई कॉमन हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये कॉमन सेम है तो इसे हम एरिथ्रियो बोलेंगे, और अलग अलग अगर है ये तो इसे हम थ्रियो बोलेंगे। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, देखिए, सच आइसोमर विच पासेस द सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम आर ग्रुप इन स्पेस ड्यू टू हाइंडर रोटेशन अराउंड द डबल बॉन्ड। आप जानते हो, जो जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के एक्सिस के थ्रू रोटेशन नहीं हो पाता है। सिग्मा के अबाउट रोटेशन तो संभव होता है, लेकिन पाई बॉन्ड के एक्सिस के थ्रू रोटेशन संभव नहीं होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मोस्टली ऐसे कंपाउंड में पाए जाते हैं जिसमें जो ग्रुप, जो स्पेस में जो ग्रुप लगे हुए हैं, उसमें जो ये पाई बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन है, तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यहाँ पे रोटेशन नहीं होता क्योंकि पाई बॉन्ड का रोटेशन नहीं होता। तो रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड, जैसे आप देख सकते हैं सी सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड एन एन डबल बॉन्ड एन, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता, मतलब रोटेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं, और ऐसे फिनोमेना को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखिए, पाई बॉन्ड के एक्सिस के थ्रू रोटेशन संभव नहीं होता, इसीलिए ये ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, जैसे सी टी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन। अब क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। जो देखिए, पहला है कि देयर शुड बी अ फ्रोजन रोटेशन, मतलब जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड जो होता है वो रोटेशन फ्रोजन होना चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए। दूसरा देखिए, ये लिखा हुआ कि फ्रोजन रोटेशन अपॉन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है तो रोटेशन है। कार्बन सिंगल बॉन्ड, और एक यहाँ पे एक चीज़ और, साइक्लोएल्केन के केस में, चाहे ये साइक्लोप्रोपेन हो चाहे साइक्लोब्यूटेन, यहाँ भी ये सिग्मा बॉन्ड होने के बावजूद भी यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो एक चीज़ यहाँ भी ध्यान देना है कि जो साइक्लोएल्केन होते हैं वहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो वहाँ भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा। बाकी जो पाई बॉन्ड होते हैं उसमें मिलता है। सी डबल बॉन्ड एन है तो यहाँ भी फ्रोजन रोटेशन है। अब हम लोग आगे हम सिस और ट्रांस की बात करते हैं। तो सिस और, तो हमने देखा कि पहले तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, फ्रोजन रोटेशन होना चाहिए। दूसरा, इनमें जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगे होने चाहिए, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें जो चारों सब्स्टिट्यूएंट लगे होने चाहिए,
ये सब्स्टिट्यूएंट ये डिफरेंट होने चाहिए। मतलब अगर इस कार्बन पे लगे हुए दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। ये दूसरे कार्बन से मतलब नहीं, एक कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल हैं। देखिए इस कार्बन पे जो एच और सी एल अलग अलग हैं, तो अगर सी एल और दूसरे वाले कार्बन का सी एल एक ही साइड में है तो उसको हम सिस बोलते हैं। अगर ये दूसरे के एंटी पोजीशन पर है, ये ट्रांस पोजीशन पर है, विपरीत पोजीशन पर है, तो इसको हम ट्रांस बोलते हैं। सो सिस और ट्रांस एक दूसरे के जेमेटिकल आइसोमर होते हैं। तो देखिए अगला ब्यूटीन है। ब्यूटीन में आप देख सकते हैं ये CH3 जो है वो आपका एक ही साइड में है तो इसको हम सिस बोलेंगे। ये अलग अलग है साइड में तो इसको हम ट्रांस बोलेंगे। अब देखिए जेमेटिकल आइसोमर हम लोग तो और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए मैलिक एसिड और फार्मिक एसिड में COH सेम साइड में है तो इसको मैलिक एसिड सिस बोलेंगे, और ये अपोजिट साइड में है तो इसको हम ट्रांस बोलेंगे। क्रोटोनिक एसिड और आइसोक्रोटोनिक एसिड में देखिए ये H और H एक साइड में है तो इसे सिस बोलेंगे, और इसमें H अपोजिट साइड में है तो इसको हम ट्रांस बोलेंगे। तो दोनों कार्बन जो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जिस बॉन्ड के थ्रू, ये पाई बॉन्ड के थ्रू जो दोनों कार्बन ये हैं, इन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग होने चाहिए। और दोनों कार्बन के अगर एक भी ग्रुप या एटम कॉमन होता है, अगर वो सेम साइड में है तो सिस, अपोजिट साइड में है तो ट्रांस बोलते हैं। अगला हम लोग जेमेटिकल आइसोमर कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड N है, N डबल बॉन्ड N है, उसमें भी देखते हैं। तो एल्कीन कंपाउंड में कंटेनिंग C डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं एल्डाक्जिम एंड कीटाक्जिम बोलते हैं, और N डबल बॉन्ड N को हम लोग बोलते हैं एजो कंपाउंड। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो सिस होता है यहाँ पे, जो एल्डाक्जिम होता है उसके लिए हम सिस यूज नहीं करते हैं, हम सिन यूज करते हैं, SYN। और अगर वो ट्रांस है तो उसके लिए हम NT शब्द यूज करते हैं। ये आपको यहाँ ध्यान देना है किस पे, जहाँ C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N है, मतलब ये कीटोक्जिम या एल्डाक्जिम या एजो कंपाउंड के लिए है। तो आप देख सकते हैं ये एल्डाक्जिम है, ये आपका सिन बेंजल एल्डाक्जिम है। तो यहाँ पे अगर H और OH एक ही साइड में होते हैं तो इसको हम सिन बोलते हैं। सिन का मतलब सिसी होता है, सिन बेंजल डाक्जिम। और यहाँ पे H और OH अगर वो अपोजिट साइड में है तो उसको हम एंटी बेंजल डाक्जिम बोलते हैं, जैसे हमने आपको पीछे बताया। दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं एजो कंपाउंड बताया, N डबल बॉन्ड N को एजो बोलते हैं। तो अगर इस C6H5 जो दो ग्रुप हैं अगर वो एक ही साइड में देखिए लिख रहे हैं तो इसको हम सिन एजो बेंजीन बोलेंगे। और ये C6H5 ये C6H5 जो ग्रुप जो दोनों है वो एक दूसरे के एंटी पर हैं तो इसको हम एंटी एजो बेंजीन बोलेंगे। तो ये बेंजल डाक्जिम या कीटोक्जिम के लिए और एजो बेंजीन या एजो कंपाउंड के लिए नॉमेनक्लेचर है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि ऑल एरोमेटिक कीटोक्जिम डू नॉट शो जेमेटिकल आइसोमर। जैसे देखिए ये है C6H5 बेंजोफिनोन ऑक्जिम हैविंग टू सिमिलर एरियल ग्रुप डज नॉट शो जेमेटिकल आइसोमर। तो बेंजोफिनोन ऑक्जिम ऐसे जो दो सिमिलर अगर एरियल ग्रुप होंगे तो वो जेमेटिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने उसमें देखा कि जैसे C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड N है, N डबल बॉन्ड N है, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड था तो उसके एक्सिस के थ्रू रोटेशन संभव नहीं था, तो वहाँ जेमेटिकल आइसोमर। अब एली साइक्लिक मतलब साइक्लो कंपाउंड में भी हमें जेमेटिकल आइसोमर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि एली साइक्लिक कंपाउंड में जो आपका रोटेशन है वो संभव नहीं होता है, इसीलिए एली साइक्लिक या साइक्लो कंपाउंड में भी हमें जेमेटिकल आइसोमर देखने को मिलता है। तो देखिए ये उदाहरण दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए ये क्या है अप, ये क्या है डाउन, ये अप ये डाउन। तो देखिए दो ग्रुप जो डाउन है वो एक ही साइड में है तो इसको हम सिस बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ये अप है ये डाउन है, ये अप है ये डाउन है, तो ये COOH और COH ये अप है ये डाउन है तो एक दूसरे के अपोजिट में है तो इसको हम ट्रांस बोलेंगे। तो एली साइक्लिक कंपाउंड में भी हमारा जेमेटिकल आइसोमर देखने को मिलता है। और भी एग्जांपल देख लीजिए। तो देखिए ये अप है ये H ये भी अप है, ये डाउन है तो इसको हम सिस बोलेंगे। यहाँ देखिए जो CH3 है CH3 ये अप है ये डाउन है तो इसको हम ट्रांस बोल रहे हैं। अगर यहाँ CH3 को देखें तो ये डाउन है, ये भी देखिए डाउन है क्योंकि ये दोनों अप है,
तो डाउन है, अगर डाउन का मतलब नीचे है तो सिस होंगे। ये अप है और ये डाउन है, ये अप है ये डाउन है, तो देखिए ये अप ये डाउन, तो ये ट्रांस हो जाएंगे। तो ऐसे साइक्लो कंपाउंड में भी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, क्योंकि वहाँ भी फ्रोजन या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग सिस और ट्रांस तो बता लेते हैं, लेकिन अगर एक ही मान लीजिए कोई भी ये है एल्कीन है, उस पर जो चारों कार्बन अलग अलग हो जाए, मतलब चारों ग्रुप अलग अलग हो जाएं, ABCD, तो फिर इसमें हम सिस और ट्रांस को नहीं बता सकते हैं। तो इसी का निवारण करने के लिए कॉन, इनगोल्ड और प्रीलाग, जिन्होंने RS नामिक्लेचर दिया था, उन्होंने इसके लिए एक नया नामिक्लेचर नाम दिया ई और जेड। तो ई और जेड क्या होता है, इसी को हम लोग देखेंगे इसमें। तो देखिए ये जो ग्रुप है ABCD, ये चारों ग्रुप अलग अलग है, तो यहाँ पे हम सिस ट्रांस नहीं बता सकते हैं। तो उस सिस और ट्रांस को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन, इनगोल्ड और प्रीलाग ने जेड और ई नामिक्लेचर सिस्टम दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे ई का मतलब क्या होता है। द सिंबल ई इज असाइंड टू एन आइसोमर इन विच द एटम आर ग्रुप ऑफ हायर प्रेसिडेंस आर ऑन द अपोजिट साइड। ई का मतलब होता है इंटगेगन या क्रॉस या अपोजिट। जैसे ट्रांस में एक दूसरे के अपोजिट होता था तो उसको हम ट्रांस बोलते थे जब वो 180 या अपोजिट होता था। तो यहाँ पे अगर दो ग्रुप या एटम, अभी हम आगे बताएंगे, अगर वो एक दूसरे का अपोजिट है तो उसको हम ई आइसोमर बोलेंगे, ई नॉमिक्लेचर देंगे। और अगर हमारा जो दो ग्रुप या एटम जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में है वो अगर सेम साइड में होगा तो उसको हम जड़ बोलेंगे, क्योंकि जड़ का मतलब होता है जूसामेन या टुगेदर या साथ साथ। तो यहाँ पर आपको नामिक्लेचर जेड और ई का क्यों आया, क्योंकि सिस और ट्रांस जो है दो ग्रुप अगर सेम होते थे सब सिस ट्रांस बता पा सकते थे, लेकिन इसमें चारों ग्रुप अलग हैं तो उसके लिए ई और जेड नामिक्लेचर कॉन, इनगोल्ड और प्रीलाग, जिन्होंने RS नामिक्लेचर दिया था उसके आधार पर बताया था। तो अगर वो अपोजिट साइड में है तो उसे ई बोलेंगे इंटगेगन, और अगर सेम साइड में है तो जेड या जूसामन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो देखिए, अगर ये जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले अभी रूल बता रहा हूँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी वही RS नामिक्लेचर वाला है। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी में एक इधर है और ये ए, ये देखिए तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एक दूसरे का अपोजिट है तो इसे ई आइसोमर बोलेंगे। और ये देखिए ये 1 है ये 1 है, दोनों एक साइड में है तो इसे हम जेड आइसोमर बोलेंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए ये रूल जो है सीक्वेंस वाइज रूल है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उनको उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर हम नंबरिंग देंगे। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो आर्डर होगा, जैसे कार्बन, ये कार्बन है तो उस कार्बन के केवल जो दो ग्रुप हैं ए और बी मान लीजिए है, तो 1 और 2 ऐसे नंबरिंग देंगे। ये जो C और D है उनसे तुलना ये C इस वाले का नहीं करेंगे, केवल 1 2, फिर इस वाले जो ये वाला कार्बन है इस पर 1 2 ही देंगे। ये नहीं कि 1 2 3 4 जैसे RS में देते थे, बस इसमें एक कार्बन के दोनों ग्रुप को 1 2 देंगे बस। और उनको किस आधार पर देंगे, उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और सबसे कम हाइड्रोजन का। दूसरा रूल है कि अगर वो आइसोटोप्स हैं किसी भी एलिमेंट के, अगर किसी भी एटम के वो आइसोटोप हैं तो जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उनको नंबरिंग पहले देंगे। जैसे ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 2 और प्रोटियम या 1H1, हाइड्रोजन का 1 होता है तो ड्यूटेरियम को पहले देंगे और प्रोटियम को बाद में देंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डबल ई और ट्रिपल ई बॉन्ड को हम लोग इक्विवेलेंट, उसी के इक्विवेलेंट एटम के रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे। जैसे देखिए C डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको हम 2 बार कंसीडर करेंगे। जैसे C डबल बॉन्ड N है तो नाइट्रोजन को देखिए 3 बार हम कंसीडर करेंगे। तो ये कुछ रूल है वही RS नामिक्लेचर के ही जैसा है, बस आपको एक ध्यान देना है कि इसमें जैसे चारों ग्रुप ABCD अलग अलग, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग नहीं देना है, इनको ऐसे नंबरिंग देना है कि जैसे एक कार्बन पे B और CD लगे हैं तो केवल इस कार्बन के 1 और 2 देना है और इस CD को फिर 1 या 2 के क्रम में देना है। तो देखिए कुछ अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो देखिए इस वाले कार्बन पे देखिए, तो देखिए ब्रोमीन है, H है, क्लोरीन, तो आप सबसे पहले एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का, फिर इसका 2। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ये जो है ये CH2 है, इधर CH3,
तो CH2 मतलब इस वाले से कार्बन जुड़ा है, तो आप इसको, क्लोरीन का ज़्यादा होता है कार्बन का कम, तो 1 2। तो देखिए ब्रोमीन 1 है, क्लोरीन 1 है, एक दूसरे के कहाँ पे एंटी पर हैं, तो ये आपका ई नॉमेनक्लेचर होगा। अब इसमें देखिए, तो इसमें भी आप देख सकते हैं वही चीज़ है, वही एग्जाम्पल ये भी है। अब देखिए इस वाले में देखिए, तो देखिए इस वाले कार्बन पे देखिए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, फ्लोरीन का कम होगा, 1 2। और ब्रोमीन आयोडीन में इसका 1 इसका 2, सॉरी उल्टा हो गया ये देखिए 1 2, आयोडीन का ज़्यादा होता है 1 2, तो ये दूसरे देखिए एक दूसरे के एंटी पर, इसको ई आइसोमर बोलेंगे, ई नॉमेनक्लेचर। अब इसमें देखिए तो 1 2, आयोडीन का 1 2, तो देखिए ये दोनों जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले आर्डर हैं वो एक ही साइड में हैं, तो इसके हम जेड नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। तो जहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं बता सकते हैं वहाँ कॉन, इनगोल्ड और प्रिलाग ने ये सीक्वेंस रूल दिया था, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको पहला नंबर, जिसका कम है दूसरा नंबर। तो ये जेड और ई नॉमेनक्लेचर भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, किस किस कंपाउंड मालिक्यूल में पाया जाता है, सिस ट्रांस और जेड ई आइसोमर क्या होता है, उसको हम लोगों ने अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।